वो उसी होटल का कोई बैरा था। मुझे सामने देखकर वो बुरी तरह सटपटा गया और वहां से भागने की कोशिश की, मगर मैंने एकदम उसका गिरबान पकड़कर अंदर खींचा और कांता से दरवाजा बोल्ट करने को कहा। फिर मैंने कहर आलूद नजरों से बैरे को घूरा और दुरुस्त लहजे में बोला, यहाँ क्या कर रहे थे? वो सहमे हुए लहजे में बोला, वो मैं इस ख्याल से आ गया था कि आपको किसी चीज की जरूरत ना हो। मैंने उसका गिरबान छोड़कर अचानक उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ रसीद किया। फिर सर्द लहजे में कहा, मैं सच सुनने का आदी हूँ, इसलिए सिर्फ और सिर्फ सच बोलो। एक ही थप्पड़ में उसका हुलिया बिगड़ गया, होंठों से खून बहने लगा। उसने जल्दी से कहा, बताता हूँ, आप पहले ये खत पढ़ लें। उसने पैंट की हिप पॉकेट में हाथ डाला और एकदम मेरे सामने कर दिया। खत की बजाय उसके हाथ में .3 का छोटा सा रिवॉल्वर था। मुझे हंसी तो बहुत आई, मगर मैंने उस पर जाहिर न किया। वो लहजे को खौफनाक बनाकर बोला, अपनी जगह से हरकत मत करना वरना मैं फायर कर दूंगा। मैंने खौफजदा होने की अदाकारी की, कहा, मगर मेरा कसूर तो बताओ। उसने पिस्तौल की नाल से बाथरूम की तरफ इशारा किया, बोला, अपनी जबान बंद रखो और बाथरूम में चलो। मैंने कहा, तुम जो कहोगे मैं करूंगा, मगर वो गरज कर बोला, वक्त बर्बाद मत करो, बाथरूम में चलो। फिर वो कांता से मुखातिब हुआ, तुम भी उठो। मैंने मजे का खेज अंदाज में पूछा, बाथरूम में ले जाकर नहलाओगे क्या? पिस्तौल वाले ने घूर कर मुझे देखा तो मैं जल्दी से बोला, चलो कांता, ये नहलाए बगैर नहीं मानेगा। ये कहकर मैं बाथरूम की तरफ मुड़ा तो उसके साए से मुझे एहसास हो गया कि वो मेरे नजदीक आ गया है। मैं जाते जाते एकदम घूमा और उसके सर पर यक्के बाद दीगरे 2 राउंड किक रसीद कर दी। वो तिवरा कर गिरा तो मैंने झपट कर उसके पिस्तौल वाले हाथ पर पांव रख कर जोर से दबा दिया। वो तकलीफ की शिद्दत से कर्बनाक अंदाज में चीखा। मैंने दूसरे पैर से ठोकर मारकर उसका पिस्तौल दूर फेंक दिया और उसे गिरबान पकड़कर उठा लिया। फिर मैंने सर्द लहजे में कहा, अब तुम बाथरूम में चलो। वो एकदम खौफजदा दिखाई देने लगा। वो हकलाकर बोला, मेरी बात तो सुन ले। मैंने उसको मुंह पर भरपूर थप्पड़ मारा तो वो खुद ही बाथरूम में जा गिरा। मैं उसके पीछे लपका। वो वॉश बेसिन का सहारा लेकर उठने की कोशिश कर रहा था। मैं जूं ही अंदर दाखिल हुआ, उसने घूमकर मेरे मुंह पर साबुन खींच मारा। साबुन पत्थर की तरह मेरी पेशानी के वस्त में लगा। वक्ती तौर पर मैं चकरा गया। उसने आगे बढ़कर मेरे पेट में पूरी कुव्वत से घुटना मारा। मैं तकलीफ की शिद्दत से दोहरा हुआ तो उसने दोनों हाथों से मेरा सर पकड़ा और उतनी कुव्वत से घुटना मेरी पेशानी पर मारा। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं बुरी तरह डोलने लगा। बाज़ औक़ात कमज़ोर हरीफ भी खतरनाक साबित होता है। मैं उसे कमज़ोर ही समझा था। इसी गलत फहमी में उसने मेरा हशर कर दिया। मैंने 2-3 दफ़ा सर झटक कर अपने औसान बहाल किए तो हमलावर ने अचानक दोनों हाथों से मेरी गर्दन दबोच ली और पूरी कुव्वत से मेरा गला दबाने लगा। वो न सिर्फ लड़ने भिड़ने में ताक था बल्कि बला का ताकतवर भी था। मुझे अपनी आंखें हल्कों से उबलती महसूस हुई। मैंने दिल ही दिल में कहा, मियाँ कामरान, तुमने बड़े बड़े सूरमाओं को शिकस्त दी। कई मुल्कों की पुलिस और खुफिया एजेंसियां तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सकी, मगर एक मामूली से आदमी के हाथों मर रहे हो। मुझे इतना अंदाजा नहीं था कि वो गाउदी सा शख्स मुझे इस बुरी तरह रगेद कर रख देगा। उसकी गिरफ्त लम्हा ब लम्हा सख्त होती जा रही थी और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। आखिरी कोशिश के तौर पर मैंने जिस्म की बची कुची कुव्वत मुज्तमा करके उसके पेट के निचले हिस्से में घुटना मारा। उसकी हलक से ओह की आवाज निकली और गिरफ्त इतनी ढीली हो गई कि मैं आसानी से सांस लेने लगा। मैं अगर आम हालात में उस पर वार करता तो शायद वो दूसरा सांस भी न ले पाता, मगर उस वक्त तो मेरे जिस्म में जान ही नहीं थी। मैंने 2-4 गहरे गहरे सांस लिए और हवास कुछ बहाल हुए तो मैंने उसके पेट में घूंसा मारा। दूसरे ही लम्हे मेरी गर्दन उसके हाथ से छूट गई और वो उलट कर वॉश बेसिन पर गिरा। मैंने झपट कर उसकी गर्दन दबोच ली और उसका चेहरा कमोड में ठूंस दिया। वो बुरी तरह हाथ पांव मारने लगा। पानी में चेहरा डूबा तो उसका सांस रुकने लगा। उस वक्त मुझ पर जुनूनी कैफियत तारी थी और मैं उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। तभी कांता चीख कर बोली, क्या कर रहे हो कामरान, ये मर जाएगा। वो न जाने कब बाथरूम में आ गई थी। मैंने उसका सर कमोड से बाहर निकालते हुए कहा, मर जाने दो इस हरामजादे को। मैं उसे अजियत देखकर मारना चाहता था। हरामजादे ने मेरा बुरा हाल कर दिया था। कांता ने कहा, इसे मारने से पहले इसे पूछ तो लो कि यहाँ इसे किसने भेजा है। मुझे इतना गुस्सा था कि मैं उससे ये सवाल करना ही भूल गया। मेरे पूछने से पहले ही वो बोल उठा, मैं सब कुछ बता दूंगा, मगर भगवान के लिए मुझे मत मारना। मैंने दांत पीस कर कहा, अभी तू मेरी जान ले रहा था तो तुझे भगवान याद नहीं आया। मैंने उसका सर दोबारा कमोड में डुबो दिया। वो बुरी तरह हाथ पैर मारने लगा। इस मर्तबा मैंने उसका सर बाहर निकाला तो वो बुरी तरह हाँप रहा था। मैंने पूछा, हाँ अब बोल, तुझे किसने हमारी जासूसी पर लगाया था? उसने हाँपते हुए कहा, मैं उस आदमी को नहीं जानता। उसने मुझे 1000 रुपए दिए थे और कहा था कि आप पर नजर रखूं और मौका मिले तो कमरे की तलाशी भी ले लूं। आते जाते कोई खास बात सुनूं तो वो भी उसे बता दूं।
उसी ने मुझे पिस्तौल भी दिया था। मैंने कहा, उस आदमी ने तुमसे क्या चीज ढूंढने को कहा था? तलाशी लेकर तुम यहाँ से क्या ले जाते? वो बोला, उसने कहा था कि अगर आपके पास कोई कागजात हों तो वो ले आओ। मैंने पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? वो जल्दी से बोला, शेखर। मैंने कांता से कहा, होटल के मैनेजर को बुलाओ, उससे कहना कि यहाँ के बैरे इस काबिल नहीं हैं कि कोई शरीफ आदमी यहाँ ठहर सके। कहना अभी और इसी वक्त चेकआउट करना चाहते हैं। हमलावर खिखिया गया, बोला, मुझे माफ कर दें साहब, मैं इस होटल में नौकरी नहीं करता, मैनेजर मुझे पुलिस के हवाले कर देगा। मैंने सर्द लहजे में कहा, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मेरे हाथों खामखा मारे जाओगे, इसलिए बेहतर यही है कि तुम्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाए। कहने को तो मैंने कह दिया था, मगर फिर मुझे ख्याल आया कि पुलिस के आने से 100 किस्म के बखेड़े पैदा होंगे, हम खुद ही उलझन में पड़ जाएंगे और मुमकिन है कि एक मर्तबा फिर हम लोग हुमायूं मिर्जा के हत्थे चढ़ जाएं। हमलावर फिर खुशामद भरे लहजे में बोला, मुझे माफ कर दें, मुझसे भूल हो गई। मैंने गर्दन पकड़े पकड़े दूसरे हाथ से उसकी तलाशी ली, फिर उसकी गर्दन छोड़ दी। वो बड़ी मुश्किल से सीधा खड़ा हुआ और अपनी गर्दन मसलने लगा। मैंने उसे कहा, जाओ मुंह हाथ धोकर आओ, और हाँ, अब हीरो बनने की कोशिश मत करना, वरना इस दफा मैं रियायत नहीं करूंगा। मैं कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में आकर मैंने उसका पिस्तौल उठाया और जेब में रख लिया। वो 22 बोर का छोटा सा पिस्तौल था। इस किस्म के पिस्तौल उमूमन खवातीन अपने पास रखती हैं। शेखर बाथरूम से बाहर निकला तो उसकी हालत काफी बेहतर थी, बस उसे चलने में तकलीफ हो रही थी। शायद मेरा घूंसा उसकी पसलियों और पेट में कुछ ज्यादा ही जोर से लग गया था। मैंने पूछा, तुम उस आदमी का हुलिया बता सकते हो जिसने तुम्हें इस काम पर लगाया था? शेखर बोला, वो दरमियानी कद और मजबूत जिस्म का आदमी था, कोट पैंट पहने हुए था और अपनी गाड़ी में आया था। उसकी रंगत सुर्खो सफेद थी, चेहरे पर घनी स्याह मूछें थीं। हुलिये से कोई बड़ा बिजनेसमैन लग रहा था। मैं बड़बड़ाया, वो कौन हो सकता है? फिर शेखर से पूछा, तुम्हें कुछ अंदाजा है कि वो हिंदू था या मुसलमान? शेखर बोला, नहीं साहब, आदमी टाई और सूट में हो तो ये बताना बहुत मुश्किल है कि वो हिंदू है या मुसलमान। मैंने जेब में हाथ डालकर नोट निकाले और 2000 उसकी तरफ बढ़ा दिए। कहा, उसने 1000 दिए थे ना, मैं 2000 दे रहा हूँ। मेरा एक काम करो, वो दोबारा तुम्हारे पास आए तो उसे किसी बहाने से यहाँ ले आना, मगर उससे पहले मुझे फोन पर इत्तला कर देना। शेखर बोला, ये तो बहुत मुश्किल काम है साहब, मैं उसे भला यहाँ कैसे लाऊंगा? मैंने कहा, वो यहाँ आए तो हमें इत्तला तो दे सकते हो। अगर तुमने इतना काम कर दिया तो तुम्हें 5000 रुपए और दूंगा। वो हैरानी से मेरा मुंह तकने लगा। मैंने उसकी हैरत रफा करने को कहा, दरअसल मेरे सौतेले भाई मेरे हिस्से की जायदाद हथियाना चाहते हैं, ये उन्हीं का कोई आदमी होगा। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा नाम कहीं नहीं आएगा। शेखर बोला, वो कल सुबह किसी वक्त मुझसे मिलेगा, मैं किसी न किसी तरह आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। फिर वो मुतवक्की नजरों से मेरी तरफ देखते हुए बोला, अब मैं जाऊं? मैंने कहा, हाँ जाओ, मगर याद रखना, मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश मत करना। वो दरवाजा खोलकर यूं निकला जैसे एक लम्हे की ताखीर भी हो गई तो मेरा फैसला बदल जाएगा। कांता मुंह बनाकर बोली, ये तुमने क्या शुरू कर दिया? क्या कहीं भी हमें सुकून का सांस लेने का मौका नहीं मिलेगा? मैंने सर्द लहजे में कहा, ये सारी बातें मैं पहले ही तुम्हें बता चुका हूँ। मेरे साथ रहोगी तो यूं ही भाग दौड़ और हंगामों में सारी जिंदगी गुजरेगी। मेरी तो जिंदगी का भी कोई भरोसा नहीं है, तुमने अभी देखा नहीं, अगर मैं जरा सा भी चूक जाता तो मेरा काम तमाम था। कांता चिल्ला कर बोली, अच्छा बस, मैंने तो यूं ही एक बात कही थी। फिर वो हंस कर बोली, मैं हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठी थी, मैं बस यहाँ खून खराबा नहीं चाहती थी, वरना पहले ही उस खबीस को ठिकाने लगा देती। तुम शायद भूल रहे हो कि एक रिवॉल्वर और खंजर मेरे पास भी है, मगर मुझे यकीन था कि तुम उसके लिए काफी हो। मैं उसे कैसे बताता कि कभी कभी इंसान इसी खुशफहमी में मारा जाता है कि हमारा हरीफ कमजोर है और उसे जब चाहेंगे जेर कर लेंगे। मैंने बेड पर नीम तराज होते हुए कहा, अच्छा अब जरा कॉफी मंगवा लो। इस उठापटक में अच्छी खासी एनर्जी जाया हो गई। कांता ने रूम सर्विस को फोन करके कॉफी तलब की और बोली, फिर अब क्या इरादा है? यहाँ रुककर उस शख्स का इंतजार करोगे या आज ही यहाँ से निकल चलोगे? मैंने कुछ सोचते हुए कहा, आज जाने का प्रोग्राम तो पहले भी नहीं था, मैं कम से कम 2 दिन यहाँ रुकूंगा। अगर इस अरसे में वो शख्स यहाँ आ गया तो उसे भी देख लेंगे। उसी वक्त रूम सर्विस का बैरा कॉफी ले आया। कांता कोई बात कहे बगैर कॉफी बनाने लगी। पहले मैंने सोचा था कि यहाँ से बंबई निकल जाऊं, वहां 2-1 दिन रुककर न्यू दिल्ली का रुख करूं, मगर हवाई जहाज में इतना असलहा लेकर हम सवार नहीं हो सकते थे। ट्रेन का सफर बहुत तवील था, किसी गाड़ी का हुसूल भी मुश्किल था। सिर्फ एक तरीका था कि किसी से गाड़ी छीन ली जाए। अचानक मुझे ख्याल आया कि उस आदमी के पास भी तो गाड़ी होगी जिसने शेखर को हमारी निगरानी पर लगाया था। अगर वो आ गया तो उसकी गाड़ी पर कब्जा करना कोई मुश्किल काम नहीं था। गाड़ी तो मैं कोई भी छीन सकता था, मगर मैं किसी बेगुनाह शहरी की जान नहीं लेना चाहता था।
अगर कार के मालिक को जिंदा छोड़ दिया जाता तो आधे घंटे के अंदर अंदर पुलिस हमारे पीछे लग जाती। तभी कांता ने चौंका दिया। किस सोच में गुम हो गए? कॉफी ठंडी हो रही है। मैंने उसे चिढ़ाने को कहा। मैं ये सोच रहा था कि तुम्हें किस खाने में फिट करूं। तुम्हारे चचा हुमायूं मिर्जा के कब्जे में है, मगर चचा का बेटा तो आजाद है। वो किसी भी वक्त तुम्हें ठिकाने लगा सकता है, और ये भी मुमकिन है कि हुमायूं मिर्जा ने तुम्हारे चचा को भी छोड़ दिया हो। कांता मुझे घूरते हुए बोली, फिर खतरा मेरी जान को है, तुम्हें क्या परेशानी है? मैंने उसकी नकल उतारी। मुझे क्या परेशानी है? तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी तो मुझ पर ही है बीबी। कांता मुस्कुराई, बोली, तो फिर करो हिफाजत, मैं भला क्या कर सकती हूँ। मैं संजीदा हो गया, कहा, वैसे तुमने आइंदा के लिए कुछ सोचा तो होगा। कांता मुस्कुराई, बोली, बता दूं मैंने क्या सोचा है। मैं 2 महीने बाद कानूनी तौर पर अपनी तमाम जायदाद और दौलत की वारिस हो जाऊंगी। फिर वो तमाम जायदाद बेचकर मैं तुम्हारे साथ पाकिस्तान चलूंगी। मैंने तल्ख लहजे में कहा, वहां की हुकूमत भी मेरे सर की तलबगार है। हम तो रांता दरगाह लोग हैं कांता बीबी, जिनका कोई वतन नहीं होता। कांता उलझ कर बोली, कैसे लोग हैं हम? मुझसे जरा आसान उर्दू में बात क्या करूं। मैंने हंसकर कहा, रांदाए दरगाह, इसका मतलब है ठुकराए हुए, धुतकारे हुए लोग, जिन्हें कोई अच्छा न समझता हूं। कांता ने कहा, क्या जरूरी है कि हम पाकिस्तान ही जाएं? हम कहीं और भी जा सकते हैं। मेरे पास इतनी दौलत होगी कि हमारी आने वाली पुश्तें भी बैठ कर खाएंगी। मैंने हंसकर कहा, पुश्तों के आने में तो अभी देर है। वैसे तुम ये क्यों समझ रही हो कि मैं अपना वतन छोड़कर कहीं और बैठ जाऊंगा? कांता झुंझलाकर बोली, अजीब आदमी हो तुम। अभी कह रहे थे कि वहां की हुकूमत तुम्हारे खून की प्यासी है, और अब वहीं जाने की बात कर रहे हो। मैंने कहा, ये बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। मैंने फिर मौजू बदलने को कहा, खाना खाओगी? बोली, नहीं, मुझे तो भूख नहीं है, तुम अपने लिए मंगवा लो। मैंने कहा, मैं तो सिर्फ आराम करूंगा, मुझे कंबल और तकिया दे दो, मैं फर्श पर लेट जाऊंगा। वो बोली, नहीं नहीं, तुम बेड पर लेटो, मैं फर्श पर लेट जाऊंगी। हमारे धर्म में पति की पूजा की जाती है। बहुत से इलाकों में आज भी पति के पैर धोकर पिए जाते हैं। मैंने हंसकर कहा, तुम भी चाहो तो अपने पति के पैर धोकर पी लेना। साबुन से धोकर पियोगी तो कभी बीमार नहीं पड़ोगी। कांता ने कोई जवाब दिए बगैर बेड से तकिया और एक कंबल उठाया और फर्श पर लेट गई। मैं भी आंखें मूंद कर सोने की कोशिश करने लगा। अचानक कांता उछलकर उठ बैठी। मैं भी गड़बड़ा गया। मैं यही समझा कि उसे किसी कीड़े ने काट लिया है। वो सरगोशी में बोली, दरवाजे पर कोई खड़ा है। दरवाजे के नीचे वाली दर्ज से मुझे उसके जूते दिखाई दिए थे। मैं झपट कर उठा और दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ा। फिर मैंने एकदम दरवाजा खोल दिया। वहां कोई भी नहीं था। मैंने बाहर निकलकर कॉरिडोर में देखा। कॉरिडोर में दूर दूर तक कोई आदमी नहीं था। उस वक्त ज्यादा रात नहीं गुजरी थी। मेरी रिस्ट वॉच 11 बजा रही थी, मगर होटल में मुकीम लोग सो गए थे। कुछ लोग जाग भी रहे होंगे तो वो कमरों में नहीं होंगे। मैं थोड़ी देर कॉरिडोर में खड़ा रहा, फिर कमरे में लौट आया और कांता से कहा, वहां तो कोई भी नहीं है, तुम सो तो नहीं गई थी? कांता ने कहा, तुम सोने की बात कर रहे हो? मैंने अभी तक आंखें बंद नहीं की थी। मैंने उसे टालना चाहा, कहा, खैर सो जाओ, अपना रिवॉल्वर तकिए के नीचे रख लो। ये कहकर मैं फिर आंखें मूंद कर लेट गया। मैंने दिन भर आराम किया था, इसलिए नींद का दूर दूर तक पता नहीं था। मैं थोड़ी देर तक यकसुई से सोचना चाहता था, इसलिए सोने का ड्रामा किया था, वरना कांता की जबान मुसलसल चलती रहती और मुझे कुछ सोचने का मौका न मिलता। मुझे इस वाक्य से भी तशवीश हो रही थी कि अब कौन हमारे कमरे की निगरानी कर रहा था। कांता झूठ नहीं बोल सकती थी। मुमकिन है दरवाजे पर खड़ा हुआ शख्स की होल से अंदर झांक रहा हो और कांता के उठते ही वहां से रफू चक्कर हो गया। उसे बहरहाल इतना वक्त मिल गया था कि आराम से वहां से फरार हो सके। खैर, देखा जाएगा। मैंने इस ख्याल को जहन से झटकने की कोशिश की। मैंने सोच लिया था कि अगर हमारी निगरानी करने वाला हाथ आ गया, वरना मजबूरन मुझे किसी और की गाड़ी छीनना पड़ेगी। मैंने बंबई जाने का इरादा मुलतवी कर दिया था और वहीं से डायरेक्ट दिल्ली जाना चाहता था। फिर मुझे कांता का ख्याल आया। मैं ये फैसला नहीं कर पा रहा था कि उसके सिलसिले में मुझे क्या करना चाहिए। वो इस सिलसिले में इतनी जज्बाती हो रही थी कि अपनी पूरी जायदाद फरोख्त करके मेरे साथ पाकिस्तान जाने को तैयार थी। मुझे ये भी अंदाजा था कि इनकार की सूरत में वो अपनी जान भी दे सकती थी और मेरी जान ले भी सकती थी। सच्ची बात तो ये थी कि मैं खुद भी उसका इतना आदी हो गया था कि उसे छोड़ना नहीं चाहता था। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पैरों के पास बैठ गया हो। मैंने आंखों में जरा सी झर्री करके देखा। कांता पायंती पर बैठी मेरे पैर दबा रही थी। मैंने पांव समेटना चाहे, मगर ऐसा न कर सका। मैंने कहा, सो जाओ कांता, मुझे आजमाइश में मत डालो। कांता बोली, तुम सो जाओ, मैं तो तुम्हारे पैर दबा रही हूँ। मैंने कहा, कांता प्लीज। वो मुंह फुलाकर बेड से उतर गई। मैंने फिर आंखें मूंद ली। फिर न जाने किस वक्त मेरी आंख लग गई। मैं फजाओं में उड़ रहा था। मेरे चारों तरफ रंग बिखरे हुए थे। हर तरफ रंगों और रोशनियों की गोया बरसात हो रही थी। वो न जाने कौन सी जगह थी जहां मैं बिल्कुल तन्हा था। शायद कोई जजीरा था। फिर मुझे कांता दिखाई दी। उसे देखकर मेरे जहन को झटका सा लगा। उसके चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट थी।
वो मेरे पहलू में आकर बैठ गई। उसके बालों से अजीब सी सहरंगेज महक फूट रही थी। मैंने उसे बाहों में भर लिया। कांता के गले में फूलों की जो माला पड़ी थी उसमें शायद कोई कांटा भी था। कांटा मेरे सीने में चुभ गया। तभी मेरी आंख खुल गई। मैं घबरा कर उठ बैठा। अचानक मेरी नजर दरवाजे पर पड़ी। किसी ने उसके नीचे से कोई कागज कमरे में सरका दिया था। मैं झपट कर दरवाजे तक पहुंचा और एकदम दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। कोई आदमी बहुत तेजी से भागता हुआ कॉरिडोर में दाईं तरफ मुड़ गया। कॉरिडोर में कारपेट था, इसलिए उसके कदमों की आहट पैदा नहीं हुई थी। मैंने पहले तो उसके पीछे भागना चाहा, मगर फिर खुद ही इस ख्याल को मुस्तरद कर दिया। वो न जाने अब तक कहाँ पहुंचा होगा। मुमकिन है किसी कमरे में घुस गया हूँ। मैंने तो उसकी शक्ल भी नहीं देखी थी। फिर मुझे उस कागज का ख्याल आया जो भागने वाले ने दरवाजे के नीचे सरकाया था। वो कागज अब भी फर्श ही पर पड़ा हुआ था। मैंने जल्दी से कागज उठाया। उस पर हिंदी में कुछ लिखा हुआ था। मुझे हिंदी नहीं आती थी। मैंने वो कागज कांता की तरफ बढ़ा दिया और उससे पढ़ने को कहा। कांता को नाइट बल्ब की रोशनी नाकाफी लग रही थी, इसलिए मैंने लाइट ऑन कर दी। उसने पढ़ना शुरू किया। तुम लोग फौरन होटल से निकल जाओ। जिस शख्स ने मुझे तुम्हारी निगरानी पर लगाया था उसे मालूम हो गया है कि मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। उसने 2 किराए के कातिलों को तुम्हारे पीछे लगा दिया है। वो सिर्फ लड़की को कत्ल करना चाहता है। उसने कातिलों को यह हिदायत दी है, लेकिन अगर तुम बीच में आए तो तुम भी मारे जाओगे। मैं किराए के उन कातिलों को अच्छी तरह जानता हूँ। वो दोनों बहुत खतरनाक हैं और आज तक कभी नाकाम नहीं रहे। दोनों मार्शल आर्ट्स के माहिर हैं और उनका निशाना भी गजब का है, मगर वो लोग रिवॉल्वर इस्तेमाल नहीं करते। हमेशा खामोशी से शिकार को ठिकाने लगाते हैं। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाएं। शेखर। इसका मतलब ये था कि मेरा खदशा दुरुस्त साबित हुआ था। कांता के चचाजाद ने उसे कत्ल कराने के लिए किराए के कातिलों की खिदमत हासिल कर ली थी। मैंने कांता की तरफ देखा। वो हमेशा की तरह पुरसुकून दिखाई दे रही थी। अजीब लड़की थी, किसी भी किस्म के हालात में खौफजदा नहीं होती थी। मैंने पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है कांता? ये हरकत कौन कर सकता है? वो जहरीले लहजे में बोली, या तो उस पुलिस कमिश्नर ने मेरे चचा को छोड़ दिया है या फिर मेरे चचा के बेटे को जोश आ गया है। मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा, लेकिन उन्हें कत्ल ही करना होता तो उस वक्त कर देते जब तुम उनकी कैद में थी। वो बोली, उस वक्त वो इस आसरे में थे कि शायद मैं उनके ओबाश बेटे से शादी कर लूं। फिर वहां मुझे हवेली के बहुत से नौकरों ने देखा भी था। बेशुमार नौकरों और मजदूरों की हमदर्दियां मेरे साथ थी। शायद इसी वजह से वो मुझे भी जिंदा रखे हुए थे। अब तो वो बहुत आसानी से कह देंगे कि कांता अपने यार के साथ भाग गई। अब तो उन्होंने इस खबर का खूब प्रोपेगेंडा किया होगा। अब अगर मैं मर जाऊं तो उन पर इल्जाम नहीं आएगा। पुलिस कमिश्नर भी गवाही देगा कि कांता एक मुसलमान दहशतगर्द के साथ पाकिस्तान भाग गई। फिर मेरी तमाम जायदाद उन्हें बहुत आसानी मिल जाएगी। अदालत का फेवर लेने के लिए वो ये भी कह सकते हैं कि कांता ने अपना धर्म भी बदल लिया। मैंने कहा, तुम्हारी बात दिल को लगती है, मगर उस कमबख्त शेखर ने भी अधूरी बात की है। वो कम से कम यही बता देता कि किराए के वो सूरमा इस वक्त हैं कहाँ। मेरा अंदाजा है कि वो भी इसी होटल में मुकीम है। कांता ने कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो कहाँ हैं? वो कहीं भी होंगे, मुझे कत्ल करने तो यहीं आएंगे। मैंने उलझ कर कहा, मगर निगरानी करने वाले ने शेखर से कमरे की तलाशी लेने को कहा था। वो आखिर तलाशी क्यों लेना चाहते थे? वो बोली, मुमकिन है उस वक्त तक उन्हें यकीन न हो कि मैं ही कांता हूँ। मुझे देखकर उन्हें महज शक हुआ हो कि मुमकिन है ये कांता हो, देखने वाला मुझे पहचानता ना हो। फिर वो कुछ तवक्कुफ के बाद बोली, इससे पहले जो आदमी दरवाजे पर खड़ा था, मुझे यकीन है कि उसने तुम्हारी जबान से मेरा नाम सुन लिया होगा। मैंने भी तुम्हारा नाम लिया होगा। ये कन्फर्म होते ही मेरे कत्ल का हुक्म दे दिया गया। कांता उस वक्त बहुत जहानत की बातें कर रही थी। वाकई ऐसा ही हुआ होगा। अब बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत थी। इस कमरे में तो खैर कोई खतरा नहीं था, मगर हम लोग सारी उम्र तो इस कमरे में नहीं रह सकते थे। शेखर ने लिखा था कि उन दोनों का निशाना भी बहुत जबरदस्त है। ये कोई जरूरी तो नहीं था कि वो लोग रिवॉल्वर इस्तेमाल नहीं करते थे, तो अब भी न करें। सबसे बड़ा मसला अब कांता की हिफाजत था। मैंने तय कर लिया था कि सुबह होते ही ये शहर छोड़ दूंगा।